फेस्टिव सीजन है। ऑनलाइन से लेकर मॉल और बाजारों में ऑफलाइन शॉपिंग तक, जहां देखें ऑफर्स ही ऑफर्स। कहीं ब्लॉकबस्टर डील्स तो कहीं जीरो इंटरेस्ट ईएमआई का ऑफर। खरीदारी करने से बचने की कोशिश जैसे तैसे कर भी लें तो 80 से 90% का मेगा डिस्काउंट देखकर मन डोल जाता है। हाथ बटुए पर चला ही जाता है। या तो नगद, नहीं तो डेबिट कार्ड, नहीं तो क्रेडिट कार्ड है ना। आज कर लो शॉपिंग, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन यही कल की कल देखी जाएगी वाली सोच के चलते कई बार लोग शॉपिंग के दौरान ओवर स्पेंडिंग का शिकार हो जाते हैं। दरअसल कंपनियां कंज्यूमर्स के माइंडसेट को रीड करते हुए ही इस तरह के ऑफर देती है जो आपको खरीदारी करने के लिए मजबूर कर दे। जैसे 3000 की शॉपिंग पर 1000 का कूपन। अब आपको 2-2.5 हजार की ही शॉपिंग करनी है, लेकिन 1000 के कूपन के लालच में आप 3000 की शॉपिंग कर बैठेंगे। गैर जरूरी सामान घर खरीद लाएंगे जिसके बगैर आपका कोई काम नहीं रुकता। तो ऐसा क्या करें ताकि आपकी शॉपिंग स्मार्ट हो और आप फिजूल खर्ची से बच सकें? पहली बात तो ये कि आप भूल जाएं कि आपको ब्लॉकबस्टर डील मिल रही है। दरअसल किसी न किसी बहाने कंपनियां साल भर डिस्काउंट देती ही रहती है। कभी होली, कभी दिवाली, तो कभी स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर। इस दौरान आप शॉपिंग से चूक गए तो नए साल में कंपनियों का ऑफर होता ही है। कभी समर तो कभी विंटर ऑफर, तो फिर क्यों ऑफर के पीछे दौड़ना। दूसरा, घर से जब भी शॉपिंग के लिए निकलें, लिस्ट तैयार कर लें कि ऐसे कौन से सामान हैं जिन्हें खरीदना है। साथ ही दिमाग में एक बजट भी तैयार रखें ताकि आपके महीने का बजट कंट्रोल में रहे। शॉपिंग करते समय अपने भविष्य के खर्चे को भी ध्यान में रखें। इससे आप ओवर स्पेंडिंग से बच सकेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसका सीधा संबंध आपके मनोविज्ञान से है। फिजूल खर्ची वाली शॉपिंग से बचना है तो आप अपने साथ घर से निकलते समय कोई बड़ा थैला न ले जाएं। थैला छोटा होगा तो केवल जरूरी सामान ही आप खरीदेंगे। दूसरा, शॉपिंग के दौरान आपके बटुए में कम लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि मॉल में जाना है तो क्या क्या शॉपिंग करनी है और इसकी कुल कीमत कितनी हो सकती है। ये टिप्स उनके लिए है जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं। जब कम क्रेडिट लिमिट होगी तो केवल वही सामान खरीदेंगे जो आपके लिए जरूरी होगा। वहीं सेल्स स्टाफ से ज्यादा ना घुले मिले, वरना आपके उसके दिए ऑफर को ना कहना मुश्किल होगा, जो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपके साथ इमोशनल हो सकता है। वहीं जिस सामान को आपको नहीं लेना है उस पर मिल रहे मेगा डिस्काउंट पर ना जाएं, न ही उस उत्पाद को बार बार हाथ लगाएं। इससे भी आपके मन का लालच बढ़ सकता है। अब ऑनलाइन खरीदारी पर आते हैं। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर केवल उन्हीं उत्पादों को सर्च करें जिन्हें खरीदना है। साथ ही दूसरे वेबसाइट्स पर उस उत्पाद की कीमत को जांचें, उसके रिव्यूज देखें, रिटर्न की पॉलिसी देखें। आप इन सब कामों में जितनी देरी करेंगे आप उतना ही डिस्काउंट सिंड्रोम से बाहर निकलेंगे। फिर बहुत संभावना होगी कि आप सोच समझकर जरूरी सामान का ही ऑर्डर करेंगे। ये कुछ सामान्य टिप्स हैं जो आपको फेस्टिव सीजन में फिजूल खर्ची से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं पंकज मठपाल जी, एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रबलीन वाजपेयी, फाउंडर हैं फिनफिक्स के। बहुत बहुत स्वागत है प्रबलीन जी आपका भी हमारे शो पर। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। अब फेस्टिव सीजन तो आ ही चुका है और खाने पीने और हर्षोल्लास के साथ साथ एक चीज और ट्रिगर हो जाती है और वो हमारा जो इम्पल्सिव बिहेवियर है। इतने सारे ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर्स आते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग ऑफर्स आ रहे हैं, प्रमोशंस आ रहे हैं। मतलब रैम्पेंट शॉपिंग जो है वो कब हो जाएगी हमसे हमें खुद नहीं मालूम, और ये सबके साथ हो रहा होगा। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग पर ये कितना बड़ा डेंट लगा सकता है और आप लोग क्या सलाह देते हैं, कैसे बचना है इस ओवर स्पेंडिंग सिंड्रोम से? पंकज जी। दीपक जी, आपको और प्रबलीन जी को और हमारे सभी व्यूवर्स को
दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और जैसा आपने कहा कि जब फेस्टिवल सीजन होता है, सेल्स लगी होती हैं, तो जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा शॉपिंग हो जाती है। और बात रही प्लानिंग की कि क्या कर सकते हैं, तो दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि फेस्टिवल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ, हम अगर इंडिया में बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि जो कैलेंडर ईयर के बाद के 6 महीने हैं उनमें ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं और पहले 6 महीने में कम होते हैं। तो अगर आप अपना कैश फ्लो बना रहे हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि आपका यदि जैन, फेब, मार्च या जुलाई तक जो खर्चा होगा, शायद फेस्टिवल्स पर अगस्त से लेकर और दिसंबर तक ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि, दिवाली सब कुछ बाद के 6 महीनों में आता है। तो एक तो ये जरूरी है। दूसरी बात जहां तक यह है कि इंपल्सिव बाइंग, अब त्योहार है तो आपको सेलिब्रेट करना है, तो खरीदारी तो बनती है डेफिनेटली। और कई बार ये सेल्स जो होती हैं आपके लिए हेल्पफुल भी होती हैं, आप कुछ बाय करना चाहते हैं और मौका होता है कि आपको कम प्राइस में मिल रहा होता है। लेकिन यदि आप जितनी जरूरत है उसको सस्ते में खरीद रहे हैं तब तो ये अच्छी बात है। लेकिन यदि आप जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी खरीद रहे हैं तो फिर ये डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, एक तो प्लानिंग करनी है, वो जरूरी है। और आपको जब शॉपिंग करनी है तो उसकी पहले से ही सब कुछ तय हो कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कितना बजट है। और ऐसा नहीं है कि सेल लगी है तो आज ही सब कुछ बाय करना है। सेल्स तो जैसा अभी बात हम कर रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे कि साल में, पूरे साल में कई बार सेल्स आती हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो भी शॉपिंग करनी है उसे कीजिए, ताकि आपका जो घरेलू बजट है वो ना बिगड़े। अब ये बजटिंग बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू है जो शायद इस पूरे मसले की जड़ भी है, लैक ऑफ बजटिंग। शायद हम न बजट पहले तो बनाते नहीं है, और बजट अगर बना भी गया तो हम उस पर स्टिक नहीं रह पाते और इधर उधर फिसल जाते हैं, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं या फोमो हो जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस बहुत सारे होते हैं हमें, जो हमें देखते ही लगता है। और हम, जैसा हमने रिपोर्ट में भी कह रहे थे कि कल की कल देख लेंगे, ये जो हमारे दिमाग में चलता है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनका भी आपके सामने परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर हैं फीलिंग माइंड्स की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल हमारे शो पर आपका भी। मैं प्रबलीन जी अब आपके पास आना चाहूंगा। ये बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट होगा और बजटिंग करने के जो बेसिक टिप्स हैं वो क्या है? नमस्कार दीपक जी। पहले तो आपको, पंकज जी को, चीनू जी और सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, बजट जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, ये एक पर्सनल फाइनेंस का एक कोर होता है। बिकॉज अगर आपका बजट सेट नहीं है, वेदर आपकी डे टू डे जो स्पेंडिंग है, मंथली, रेगुलर मंथ्स में भी जो आपका एक कितना स्पेंडिंग होता है घर के खर्चे पर, अगर वो प्रॉपरली लेड आउट नहीं है तो हम हमेशा ओवर स्पेंड करने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड दीपक जी, इसकी शुरुआत एक हैबिट से ही होती है कि टेक्निकली आपको अपने महीने का खर्च पता होना चाहिए। कि एक हाउस होल्ड का मान लीजिए कि भाई 35 से 40 हजार के बीच में होता है, किसी का 40 से 45 हजार के बीच में, तो आपको एक रिटन डाउन आपके पास एक एक्सेल शीट पे, आजकल ज्यादातर लोग एक्सेल यूज करते हैं, वहां पे एक आपके हेड्स बना के, पहली बात तो एक आपको थोड़ा सा ये एक एक्सरसाइज करनी रहेगी जो थोड़ी कम्बरसम है, कि आपने कितना स्पेंड किया ग्रोसरी पे। उसके साथ साथ दीपक जी, जब फेस्टिवल्स अप्रोच करते हैं तो एक आप अलग से एक किटी बना सकते हैं जिसको आप स्पेंड इट, एक इन्वेस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आप साल भर में चाहे एक लिक्विड फंड में, डेट फंड में, एसआईपी भी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एक कॉर्पस बनाने के लिए, जिसको आप स्पेंडेड कॉर्पस बोल सकते हैं। ताकि जब आपको लगे कि फेस्टिवल सीजन में आप खर्चना चाहते हैं तो आपने ऑलरेडी उस चीज के लिए धीरे धीरे करके साल भर में केटर कर रखा है। देन आपको अपना बजट में ये देखना है, मान लीजिए किसी का बजट है कि हम सीजन में 35 से 40 हजार या 50 हजार स्पेंड कर सकते हैं ओवरऑल, और उनकी बहुत सारी जरूरतें हैं, बिकॉज अक्सर लोग पोस्टपोन भी कर देते हैं कि बड़ा टीवी अच्छा फेस्टिवल पे देख लेंगे, फ्रिज लेना है। तो थोड़ा सा वहां पे आपके जो असेंशियल्स हैं, असेंशियल्स को आपको बाकी जो आपकी एस्पिरेशनल स्पेंडिंग है उससे डिवाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बिना दीपक जी एक रेगुलर हाउस होल्ड बजट में क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं डेट
की तरफ रुख करेंगे और आप क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स की तरफ थोड़ा सा उनको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, जो आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डेट्रीमेंटल है। तो Absolutely. डेफिनेटली बजटिंग इसका कोर है और थोड़ा सा सकून से बिफोर द फेस्टिव सीजन एक्चुअली अप्रोचेस उस चीज को आपको ले डाउन लिखित रूप में लिख लेना चाहिए कि आप कितना पैसा खर्चेंगे और उसमें 5 to 10% का बफर रख सकते हैं कि उससे ज्यादा आप एक्सीड उसको नहीं करेंगे और प्रायोरिटाइज और मैं करना शुरुआत में कि जो क्या मैं जिस खरीदना ज्यादा एब्सोल्युटली जरूरी जिस है। चैप्टर का मैंने जिक्र किया शुरुआत में, बाजार दर्शन जो एनसीईआरटी की 12th क्लास का चैप्टर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ मन खाली नहीं रहना चाहिए। उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मन खाली नहीं रहने का मतलब ही यही है कि मन को भरा रखिए, यानी कि प्री डिसाइड करिए, बजट बना के चलिए, आपको क्या जरूरत है वो डिसाइड करके चलिए, उसका बजटिंग कीजिए और फिर आप जाइए बाजार में, तो ओवर स्पेंडिंग कभी होगी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हमारे साथ डॉक्टर चीनू भी हैं। डॉक्टर चीनू, ये साइकोलॉजी ऑफ अ शॉपोहॉलिक है क्या मैम एग्जैक्टली? ये हम लोग जो इमोशनल शॉपिंग कर लेते हैं और बिना ये सोचे हुए कि हमारी आगे की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम उसके बावजूद शॉपिंग पे शॉपिंग करते रहते हैं। इसकी साइकोलॉजी क्या है मैम? कहाँ जड़ क्या है इसकी? नमस्कार दीपक जी, सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। सारी बाइंग जितनी भी शॉपिंग होती है उसमें 95% शॉपिंग इमोशनल है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक बहुत ही अच्छा रिसर्च कुछ सालों पहले पब्लिश किया था, आई थिंक 2015 में, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे फैक्टर्स जो इमोशनल बाइंग को ट्रिगर करते हैं, प्रवोक करते हैं, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पर अगर मैं उसका एक क्रक्स आपको देना चाहूं तो वो ये है कि रैशनल और इमोशनल बाइंग के बीच में अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स काम कर रहे हैं। रैशनल बाइंग या लॉजिकल बाइंग में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है और जो इमोशनल बाइंग है वो पूरी तरह से इमोशनल हाईजैक है बाय आवर इमोशनल ब्रेन। इसकी वजह से क्या होता है, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट, इन दोनों के बीच में एक लाइन ब्लर हो चुकी है। तो नाउ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि मैं जो चीज खरीदने बाजार गया हूं उसकी मुझे जरूरत है या मुझे डिजायर है। और ज्यादातर बाइंग हो रही है जिसकी मुझे डिजायर है, आई विश, काश जैसा फ्रिज दूसरे के पास है वैसा मेरे पास भी हो, जैसा सोफा दूसरे के पास है वैसा मेरे पास भी हो, जैसी गाड़ी दूसरे के पास है वैसी मेरे पास भी हो। तो ये जो विश है, ये जो डिजायर है, दैट इज लीडिंग टू बाइंग। और जो कंज्यूमर रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि कहाँ पर कंज्यूमर हाथ रखेगा और कैसे वो चीजों को बाय करेगा। तो सारा का सारा मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो आपके इमोशनल माइंड के लिए है, जहां पर आप बच ही नहीं सकते। आपके इमोशनल माइंड को इतना ज्यादा प्रोवोकेशन मिल जाएगा कि आपको ये डिस्काउंट है, 99 के फेयर में जो फंसाया जाता है, या ये सेल है, या ये चीज जो है आज तो है स्टॉक में पर कल खत्म हो जाएगी, या ये ऑफर आज है कल खत्म हो जाएगा, ये सारे आपके अपने कॉग्निटिव बायसेस को, आपके अपने जो बिलीव्स हैं उनको टैप करते हैं और आपको ट्रैप करते हैं। यानी कि आपके अंदर एक खाली मन तो बैठा हुआ है और ऊपर से उसको ट्रैप में फंसाने के लिए आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का क्राइसिस उत्पन्न किया जाता है। और अगर आप हल्के फुल्के एडिक्शन वाले हैं, थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी ग्रसित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेसिव शॉपिंग इसलिए करते हैं ताकि अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर पाए, वो एक खालीपन को भर पाए और एक टेम्परेरी उनको सोल्यूशन मिल पाए। तो ये भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिनके डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है। देखिए, हम सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप शॉपिंग मत कीजिए, अच्छे से शॉपिंग कीजिए, खूब शॉपिंग कीजिए, लेकिन हमारा टॉपिक ही आज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, शॉपिंग उतनी सेविंग जितनी। इसका ध्यान आपको रखना है और इधर उधर अगर आप बिखरे हुए हैं तो थोड़ा समेटने की हम आपको कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए हमारे साथ, तीनों मेहमान बने हुए हैं।
खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो शॉपिंग उतनी, सेविंग जितनी। अगर आप फेस्टिव सीजन में कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं और कभी इधर उधर चले जाते हैं अपने तय शॉपिंग के कार्यक्रम से, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए थोड़ा हेल्प कर रहे हैं 3 खास मेहमानों के साथ। पंकज जी के पास वापस आएंगे। पंकज जी, प्रॉब्लम यह है, आरबीआई का डेटा जो बता रहा है, अंधाधुंध पर्सनल लोन बांट दिए हैं बैंकों ने, अंधाधुंध क्रेडिट कार्ड बांट दिए हैं। अभी आरबीआई का डेटा पढ़ रहा था और आरबीआई खुद चिंतित है। अभी अगस्त वाई वगैरह आप देखेंगे, अगस्त 2022 में पर्सनल लोन की जो बढ़ोतरी थी वो 19.4 थी। ये अगस्त 2023 में 30% को क्रॉस कर गई है सर। और इसी तरह से 47.7 लाख करोड़ बांट दिए गए हैं। 47 ट्रिलियन रुपए बांट दिए गए हैं पर्सनल लोन के नाम पर। अब इतना सारा पैसा लोगों के हाथ में आ गया है और ज्यादातर 50,000, 30,000, 40,000 वाले लोन है ये। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, 30% हो गई है। पिछले साल 26% थी। ये सारे डेटा बता रहे हैं कि बैंक भर भर के लोगों को पैसा दे रहे हैं और बड़ी सहूलियत से दे रहे हैं। अब पैसा आएगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं खर्च करेगा ही, लेकिन बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या सलाह देना चाहेंगे जिनको लगता है कि पैसा तो बड़ा आसानी से आ जा रहा है? बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा। देखिए, लोन मिलना बहुत आसान हो गया है और कई बार तो कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता है कि वो लोन ले रहा है। होता यह है कि आप जाते हैं कुछ बाई करने के लिए और आपको पसंद आया कि ये 30,000 का टीवी है और आप सेटिस्फाइड थे, लेकिन वहां पर सेल्स पर्सन ने बोला कि सर कोई बात नहीं, बाय नाउ पे लेटर, और आप बाद में पे कर दीजिए, ये 50,000 रुपए का या ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। और हालांकि वो बैंक्स के ऑफर होते हैं, सबवेंशन ऑफर्स होते हैं, जहां पर कि शायद इंटरेस्ट आपसे चार्ज ना किया जाए, उसको जो मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड है, वो पे करे, बट अल्टीमेटली आपके नाम पर लोन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो कंज्यूमर है वो सोचता है कि ठीक है, अगर मुझे अच्छी चीज मिल रही है और मैं हर महीने के 2,000, 3,000 रुपए भर के एक बड़ी चीज खरीद सकता हूं, तो इस तरह से वो खरीद लेता है। तो अल्टीमेटली जो कारण है कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है या पर्सनल लोन या किसी तरह के भी जो लोन है उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि बहुत ही इजीली लोन मिल जाता है। और जहां पर जो बायर है बजट सेट करके भी जाता है, लेकिन फिर उसको ऑफर दिए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो इमोशन तो वहां पर रहेंगे ही। अब उन इमोशन के साथ 2 चीजें हैं। एक तो खुद भी, क्योंकि हम बायस हैं, बहुत सारी चीजों के प्रति हमारे अंदर कुछ इमोशनल बायसेस होते हैं, और उसका फायदा जो सामने वाला है वो उठाने की कोशिश करता है। तो कई ट्रिक्स इस तरह से मार्केटिंग में प्ले की जाती हैं कि जिससे आप जो लेना चाहते थे उसके बजाय कोई बड़ी चीज ले लें, या आप एक चीज बाय करने के लिए गए थे, लेकिन चलिए आपको ऐसा ऑफर दिया जा रहा है जी कि आप सोचते हैं एक और बाय कर लें। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से खेला जाता है और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है या आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसका यही कारण है। एब्सोल्युटली। पंकज जी, क्विकली मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। आप कई सालों से लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं और बड़ा बखूबी आप बताते हैं, आपकी एक शानदार जर्नी रही है। बहुत कम ऐसे मौके आते होंगे जब आपसे ये पूछा जाता होगा कि आप बताइए कहाँ पैसा नहीं लगाना है या पैसा रोक के कैसे रखना है, कैसे खर्च नहीं करना है। तो
ऐसी सिचुएशन में आप क्या सलाह देते, क्या कहते हैं लोगों को कि रुक जाओ भाई, या अब नहीं, अभी यहां थोड़ा सा थम के? बाकी धन्यवाद आपका। आपने कहा कि मैं काफी समय से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं या फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम कर रहा हूं, तो शुक्रिया आपका। दीपक जी देखिए, ऐसा है कि कोई ऐसे तो नहीं पूछता है कि सामने आके कि भाई मैं आज एक सूट बाय करने जा रहा हूं तो मैं कितने तक का बाय करूं। लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या एजुकेट करते हैं लोगों को, तो बिल्कुल जो बिहेवियरल बायसेस हैं उस पर चर्चा जरूर होती है। पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है कि किस तरह से जो भी इमोशनल बायसेस हैं वो फाइनेंस में किस तरह से आपका नुकसान कर सकते हैं। तो अगर उन बातों की लोगों को जानकारी हो, चाहे वो संक कॉस्ट फैलेसी हो कि कई बार आप कुछ नुकसान कर बैठे हैं और नुकसान की भरपाई के लिए और नुकसान कर बैठते हैं, करते जाते हैं, या फिर आपका लॉस एवर्जन हो कि आपको लॉस बुक करना किसी चीज में खराब लगता हो, या हम जैसे शॉपिंग में एक डिकॉय इफेक्ट होता है कि सामने वाला पर्सन जो होता है वो इस तरह से प्राइसिंग करता है कि दो प्राइस के बीच में एक प्राइस और ऐड कर देता है, और ताकि आप जो ज्यादा प्राइस वाला है उसको बाय कर सकें। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं मार्केटिंग में जो इमोशनल मार्केटिंग कहलाती है। पंकज जी आपने बहुत सही बात बोली, तो हम एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बोला। और प्रवीण जी, एक फाइनेंशियल प्लानर ना कहीं मैं बोलता हूं कि हमारे दिमाग के अंदर भी बैठा हुआ है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं है वो लेकिन हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, और वो हमें बताते रहता है कि नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, अभी यहां से ये पैसा आएगा, यहां से आएगा, यहाँ। और ऑप्टिमिस्ट रहता है हमेशा वो दिमाग, वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो दिमाग हमें कहां लीड कर रहा है। तो ऐसे दिमाग से कैसे लड़ें? जी दीपक जी, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चेंज है जिसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्पेंड करते हैं, जो चेंज इन सोसाइटी है। एक टाइम था आप कर्जा लेके कुछ करते थे, उसको बहुत एक डिफरेंट नजरिए से देखा जाता था। आजकल डेट को, या आप जब बोरो कर रहे हैं मनी और लोन्स पे चीजें ले रहे हैं, तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। एंड तो आपको कोई हिचक नहीं होती है जब आप एक पर्सनल लोन ले रहे हैं या आप लोन पे चीजें ले रहे हैं। और उस चीज को रोकने के लिए, एंड प्लस द ईज ऑफ स्पेंडिंग मनी, मेरे ख्याल से इस चीज को रोकने का एक ही समाधान है। एक तो आप एक्चुअली में शॉपिंग करने जाएं तो आप सोचें कि जो आपके पास एक्चुअल पैसा है आपके बैंक अकाउंट में, आपको उसी को स्पेंड करना है। आप प्लीज क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स के चक्कर में ना पड़े। आप क्रेडिट कार्ड को तो घर पे ही छोड़ के जाइए। आप अपने यूपीआई से या डेबिट कार्ड से ही स्पेंडिंग करिए अपने फेस्टिव सीजन में, सो दैट जो आपके पास जितना बजट एलोकेटेड है आप उसी को यूटिलाइज करें। बिकॉज जो क्रेडिट कार्ड का पैसा वो है जो आपका पर्स नहीं छोड़ रहा, आपको इल्यूजन हो रहा है कि आपके पास है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट देयर आपके पास। तो अगर आप ये दो चीजें भी मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल कर लें तो आपकी बजट मेंटेन रहेगी, आपकी ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी, एंड आपकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से डेट से बचना, अदर देन होम लोन एंड एजुकेशन लोन, एब्सोल्युटली ये दोनों चीजें जो आपने बताई, ये डेट एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रेडिट पर रिलाय कर रहे हैं, अपने डेट को एक्यूमुलेट कर देते हैं, आपको लगेगा कि ये तो एक टेम्परेरी मास्क हो गया प्रॉब्लम का, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इसके ओवर स्पेंडिंग के खतरे होते हैं वो आपको बाद में पता चलते हैं जब आप चारों तरफ से फंस जाते हैं। डॉक्टर चीनू, लेकिन करें क्या? 1 2 3 क्विकली, क्या करना है, बचना कैसे है? हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, आप सॉल्यूशन मैम। First, create a balance between your logical and emotional mind and use your wise mind. How? Take a pause before buying. Impulsive buying is always stress buying or emotional buying. जब आप एक चीज आपको खरीदनी है, आप आज ना खरीद के कल खरीदेंगे तो you will make a better decision. Third, clearly differentiate between what you need and what you buy. पहले अपनी जरूरत की चीजों की लिस्ट बनाइए, उसके बाद अपनी विश लिस्ट बनाइए। ये जब मेरे पास एक्स्ट्रा बजट होगा तब मैं खरीदूंगा, इस वक्त मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है। That way you can save yourself from impulsive and emotional buying, and you will feel happy after your shopping. You will actually feel fulfilled rather than after guilt जो होता है कि अरे ये मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया, नहीं खर्चा करना चाहिए था। तो जस्ट फील गुड के लिए आपने परचेजिंग की थी, उसका बिल्कुल उल्टा आपको फील हो गया। So
These are my suggestions. एब्सोल्युटली यस मैम, और बहुत ही अच्छी जानकारी आप तीनों ने दी है। और इसके अलावा एक पक्ष जो हम छोड़ चुके हैं, लेकिन आई एम श्योर हर कोई उससे रिलेट करता है, हम सब करते हैं कि हम कई लोग ऐसे भी हैं जो शॉपिंग को कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, अनहैप्पीनेस, और हम बोलते हैं कि जब शॉपिंग करते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है। तो प्लीज़ ये भी जो इमोशनल स्पेंडिंग का ये भी सब आता है, लेकिन इसे कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए एक नया फ्रंट खोल देगा डिफिकल्टी का। इसीलिए हमारी यही सलाह, आखिर में एक बार फिर से, शॉपिंग उतनी ही, सेविंग जितनी। थैंक यू सो मच पंकज मटपाल जी वक्त निकालने के लिए। प्रबलीन जी थैंक यू सो मच। डॉक्टर चीनू बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक बार फिर आप तीनों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, नमस्कार, मनी गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और आप सभी को दशहरा के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस खास मौके पर हम आपको बताने वाले हैं 10 दमदार फंड जो लंबी अवधि में मदद करेंगे आपकी वेल्थ क्रिएशन में। और ये फंड ना ही सिर्फ दमदार है, वेल्थ क्रिएशन में मददगार है, बल्कि इनको चुनने के पीछे खास वजह भी है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। परिचय करा देते हैं फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, बहुत स्वागत करते हैं आपका इस आज के बेहद ही खास कार्यक्रम में। तो आज 10 दमदार फंड तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन फंड में और इनसे जुड़ी कैटेगरी में क्या है खास, और कैसे और क्यों किसी के पोर्टफोलियो में ये फंड शामिल होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि दशहरे का मौका है, हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि एक पोर्टफोलियो के रामबाण के रूप में क्या वो स्ट्रैटेजी होती है जिसको अपनाना चाहिए, जिससे कि कोई पोर्टफोलियो वेल्थ जनरेशन के काबिल बनता है। आई थिंक नमस्कार स्वाति जी, दशहरा की आपको शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, फेस्टिव सीजन आया है। आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका होता है कि लोगों को प्रॉस्पेरिटी की और
आकर्षित करना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो एक इंसान को अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद कर सकता है, उसकी तरफ जागरूकता फैलाना आई थिंक इज अ ग्रेट कॉज स्वाति जी, और जी बिजनेस हमेशा ये करता रहा है, व्हिच आई थिंक इज कमेंडेबल। रहा सवाल एक, देखिए अगर हम एक पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं कि आपको ये देखना है कि एसेट क्लास कौन सा चुनना है। एक गलती काफी लोग हम करते हैं, हम इंसानों में एक जज्बात का बहुत बड़ा महत्वपूर्णता होती है, जज्बात भी बहुत मायने रखते हैं जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो हमने ये देखा है कि लोग एसेट से प्रेम करते हैं। मेरे हिसाब से पहला सिद्धांत, आपको एसेट से प्रेम नहीं करना है, एफडीओ से प्रेम नहीं करना है, रियल एस्टेट से प्रेम नहीं करना है, इक्विटी से प्रेम नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्यों से प्रेम करना है। जो भी जरिया आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके उसके प्रति आपको प्रेम रखना है, बट यू शुड नॉट बी अटैच्ड। दूसरा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, म्यूचुअल फंड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है, अफोर्डेबिलिटी इतनी ज्यादा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इतनी ज्यादा है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड को अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो की नींव बना के चले। उसमें अगर आप इक्विटी के माध्यम से, इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना लक्ष्य पूरा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट रिस्क खुद से करने में बहुत ज्यादा हो सकती है। कोई भी स्टॉक एक दिन में 4-5-10% मूव होता है, ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, बट म्यूचुअल फंड जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहना चाहूंगा। ऑफ कोर्स एज द डिस्कशन गोज अलोंग आई कैन गेट मोर स्पेसिफिक स्वाति जी। हम जिससे पहले 10 दमदार फंड की बात करें फिरोज, जब कैटेगरीज की बात होती है म्यूचुअल फंड्स की तमाम कैटेगरीज में, उनको समझने का और उनको परखने का एक निवेशक पैमाना क्या समझे? कई बार टेक्निकलिटीज होती है काफ़ी, एक निवेशक के लिए इतना आसान नहीं है इतने सारी तहों तक जाना, लेकिन आपके माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि कैसे परखा जाए वो जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनको चुनने के लिए हमें कंपैरिजन के पैमाने पर या प्रदर्शन के लिहाज से इसको कैसे समझना चाहिए? स्वाति जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है। एक नया निवेशक या कोई भी निवेशक जो अपने काम में मसरूफ है, उनको कैटेगरी की, पूरी कैटेगरी की जानकारी प्राप्त करना भी बड़ा कठिन है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आपने ये निर्णय कर लिया कि क्या नहीं करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए मैं पहले ये कहूंगा कि कौन सी कैटेगरी को आपको इग्नोर करना है। आपको थीमेटिक और सेक्टोरियल कैटेगरी को कंप्लीटली इग्नोर करना है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आधी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो गई। अगर आपने सेक्टोरियल फंड लिए तो फार्मा फंड अलग आएगा, आईटी फंड अलग आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक थीमेटिक फंड हो गया। तो ये 2 तो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सब कैटेगरीज ही इतने कंफ्यूजिंग है, इन दोनों को इग्नोर कर दें। अब रहा सवाल 3 बेसिक कैटेगरीज से, याद रखें। लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता है, जो मिड कैप जो मध्यम वर्ग की कंपनियों में पैसा लगाता है, स्मॉल कैप जो छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है, जो आगे चल के बड़ी या मध्यम वर्ग की हो सकती है। ये 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी जरूरी है। फिर उसके बाद इसकी कॉम्बिनेशन की डिफरेंट सारी 3 और स्कीमें, कैटेगरी। एक है लार्ज एंड मिड कैप, जैसे ही नाम दर्शा रहा है, लार्ज और मिड कैप का मिश्रण है वो। फ्लेक्सी कैप, जिसमें कोई भी चीज फंड मैनेजर खरीद सकता है, कोई भी साइज की कंपनी, और लार्जली मल्टी कैप फंड। ये 6 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 6 कैटेगरी को वो इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी नया या पुराना निवेशक। तो आपने कहा कि महत्वपूर्ण 6 कैटेगरीज हैं और उनके जरिए ही हमें एक दमदार पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। जिन स्कीम्स का चुनाव आपने किया है फिरोज, इसका मतलब इन्हीं स्कीम्स के इर्द गिर्द ये कैटेगरीज घूमती हैं, जिसको लेकर हम एक आइडियल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर किसी को 7 या 8 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना है, तो जैसे आपने लार्ज एंड मिड कैप या फोकस्ड फंड या फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज को शामिल करने की बात कही है, तो इसके इर्द गिर्द ही एक बेसिक पोर्टफोलियो रखा जाए। यस स्वाति जी, देखिए कोई नया निवेशक होता है तो 10 स्कीम शायद ना खरीदे, तो ये 6 स्कीम इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। अब उसके बाद अगर आपको 7वीं 8वीं 9 स्कीमें खरीदनी है तो और 3 कैटेगरी इंटरेस्टिंग है और उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर 6 की 6 स्कीमें हैं तो ये पहली 6 कैटेगरी, बट अगर आप 6 से ज्यादा हो रहे हैं तो और 3 कैटेगरी जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा स्वाति जी, बिफोर वी गेट टू स्कीम।
फोकस्ड, डिविडेंड यील्ड और कॉन्ट्रा। ये फोकस्ड क्या है कि उसमें कम स्टॉक्स होते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्क होती है, थोड़ी ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। डिविडेंड यील्ड जिसमें डिविडेंड स्टॉक्स ज्यादा होते हैं। कॉन्ट्रा जो भेड़ चाल से परे चले। ये तीन कैटेगरीज थोड़ी ज्यादा इनोवेटिव हैं, बट इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 6 फंड्स, ये तीन कैटेगरी की महत्वपूर्णता आपके पोर्टफोलियो में जरूर बढ़ जाती है। जी फिरोज, चलिए अब फंड्स की तरफ आते हैं। आपने अपने पूरे अब तक के ऑब्जर्वेशन में स्मॉल कैप फंड का भी काफ़ी जिक्र किया और हमें मालूम है कि पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप फंड में काफ़ी ज़्यादा बज़ बना हुआ है, निवेश काफ़ी अच्छा आ रहा है पिछले काफ़ी समय से, इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। तो एक निवेशक के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड का रोल अभी कितना होना चाहिए और आपकी नज़र में वो कौन से स्मॉल कैप फंड हैं जो शामिल किए जा सकते हैं? स्वाति जी, स्मॉल कैप एक अच्छी कैटेगरी है, बट उसमें थोड़ी ज्यादा लंबी अवधि पर पैसा निवेश करना चाहिए। हमने मॉडल पोर्टफोलियो में थोड़ा 30% तक हमने स्मॉल कैप किया था 8 महीने पहले, तो वो अच्छी एंट्री हो गई। अब मैं कहूंगा कि सिर्फ 2 होनी चाहिए, ना कि 3 जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, क्योंकि काफी सारी रैली आ चुकी है स्मॉल कैप पे। आज भी पैसा आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर 4-5 साल की अवधि हो तो स्मॉल कैप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और निफ्टी से 3-4% का अल्फा जरूर देने की क्षमता है। तो 2 ही कैटेगरी, 2 ही स्कीम्स होंगी स्मॉल कैप में, आदित्य बिरला स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप। एक छोटी स्कीम है, एक बहुत बड़ी स्कीम है। एचडीएफसी स्मॉल कैप एक बड़ी स्कीम है, आदित्य बिरला स्मॉल कैप एक छोटी स्कीम है। उसमें एजिलिटी है, उसमें स्टॉक्स दोनों में ऑलमोस्ट एक बराबर है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट साइजेस आर डिफरेंट। दोनों की स्टाइल्स अलग हैं। एक बहुत पीएमएस मैनेज करते थे, वो अब विशाल, वो अब फंड मैनेजर हैं आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड के 1 अप्रैल 2022 से। तब से हमने उसको पोर्टफोलियो में शामिल किया। चिराग सेतलवाड़ एचडीएफसी स्मॉल कैप को अर्जों से मैनेज कर रहे हैं। तो वेरी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक छोटा एक बड़ा स्कीम। स्मॉल कैप में 2 कैटेगरी, 2 स्कीम्स इन द सेम कैटेगरी। स्वाति जी, ओके, तो स्मॉल कैप की हमने चर्चा की और 2 फंड्स फिरोज के नज़र में जो कि पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए अच्छी पिक साबित हो सकती है। एक कैटेगरी जिसके बारे में बात और चर्चा करना ज़रूरी है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है फिरोज, क्योंकि लार्ज और मिड कैप में इसमें निवेश करना ज़रूरी तो है ही, लगभग 35% लेकिन जो बाकी का लगभग 30% बचता है उसमें स्वतंत्रता होती है कि आप मिड, लार्ज या फिर स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। तो जो एक ट्रेंड है इंडस्ट्री का, लार्ज एंड मिड कैप जो फंड होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं? यूजुअली जो बचा हुआ एक परसेंटेज होता है, कहाँ पर ज़्यादा निवेश किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा निवेशकों को हो? आई थिंक वो जो स्वतंत्रता की आपने बात की, 30% पोर्शन, 25% पोर्शन जो एजाइल होता है, जो मूव हो सकता है, वो काफी डायनामिकली मैनेज करते हैं थोड़े फंड मैनेजर। आई थिंक उन्हीं का चुनाव करना चाहिए हमें। जैसे एसबीआई फंड हाउस है, उनके जो सीआईओ हैं वासन, आर श्रीनिवासन, वो काफी करेजियस हैं अपने कॉल्स में। तो ये जो इंडिपेंडेंस मिलती है, जो स्वतंत्रता मिलती है, उसका अगर फायदा ना ले फंड मैनेजर और बदले ना, तो फिर उस इंडिपेंडेंस का क्या मायने रहेगा। तो पॉइंट 1, काफी बार इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर्स, काफी करेजियस फंड मैनेजर्स ऑलमोस्ट दे टर्न इट ओवर इट्स हेड। तो इसीलिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, बट ज्यादातर इन नॉर्मल कोर्स ज्यादा लार्ज कैप रहता है और जो एजाइल पोर्शन होता है वो भी लार्ज कैप में झुका हुआ होता है। बट ऐसा समय आता है जब आपको मिड कैप में अपॉर्चुनिटी दिखती है, जब अंडर परफॉर्मेंस होता है मिड कैप में, तब आपको मिड कैप में जाना होता है। और सेबी ने इंसान की, इन्वेस्टर की लाइफ इतनी सिंपल कर दी है कि पहले 100 स्टॉक को लार्ज कैप करार दिया गया, अगले 150 को मिड कैप करार दिया गया। तो ये जो 150 कंपनियां हैं, काफी बार ये ओवर वैल्यू हो जाती है या अंडर वैल्यू हो जाती है। तो इसीलिए एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर काफी बदलता है, और स्पेशली एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ने ये दर्शाया है कि वो हिम्मत रखता है कि अपनी कन्विक्शन पे वो पोर्टफोलियो को ड्रामेटिकली चेंज कर पाए। बिल्कुल, तो दमदार फंड में हमने स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ऐसे तमाम जो स्कीम्स हैं उसकी चर्चा की है। कुछ और फंड्स पर चर्चा हम करेंगे जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं 10 दमदार फंड में। मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।
+B। ये है। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में मुनाफे की। मनी गुरु का आज का एक खास कार्यक्रम 10 दमदार फंड की चर्चा कर रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज से। फिरोज, क्योंकि जब हम
एक फ्रीडम की बात करते हैं कि एक फंड मैनेजर के पास ये मौका होता है कि अपने निवेशकों को बेहतर से बेहतर स्टॉक और अपॉर्चुनिटीज़ दें। इसमें फ्लेक्सी कैप फंड की चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें भी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में निवेश होता है, लेकिन फंड मैनेजर के पास यहाँ पर भी एक फ्रीडम है कि वो चुने कि किस में कितना उसको एलोकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक डायनेमिक ओपन इक्विटी स्कीम है और इक्विटी में कम से कम 65% का निवेश है। तो फ्लेक्सी कैप फंड इसके क्या फ़ायदे हैं और एक पोर्टफोलियो में लगभग कितना प्रतिशत होना चाहिए किसी के ये ऐसा कैटेगरी? स्वाति जी, ये फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है, ये लार्ज कैप कैटेगरी को रिप्लेस करने की क्षमता रखती है। काफी बार हमने ये देखा है कि लार्ज कैप कैटेगरी की जो स्कीम्स हैं, ऑलमोस्ट 40-42 स्कीम है, वहां अल्फा जनरेशन सबसे कम रहा है और कम से कम स्कीमों ने अल्फा जनरेट किया और उनकी अल्फा जनरेशन की क्षमता जो थी वो भी अमाउंट में भी कम थी। तो फ्लेक्सी कैप में ऑलमोस्ट 70-80% लार्ज कैप में एक्सपोजर था, तो इसीलिए वो अल्फा जनरेट करने के लिए एक लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो जरूर बन सकता है। और हम इसीलिए आपने देखा होगा कि साल 2 साल पहले, 1.5 साल पहले रेगुलेटर ने एक दूसरी कैटेगरी लाई जिसको मल्टी कैप कहते हैं। उसमें थोड़ी ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स थी कि 25% तो डालना ही था। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज ऑलवेज गोना बी लार्ज कैप हैवी, तो आप इसको थोड़ा ज्यादा स्टेबल लार्ज कैप रिप्लेसमेंट जरूर मान सकते हैं। एंड स्पेशली जो स्कीम हम चुनने वाले हैं इस कैटेगरी में, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये लार्ज कैप हैवी जरूर है। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट बात की क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड जो है उससे निवेश निकल रहा है। ऐसे में अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उसको रिप्लेस करने की क्षमता रखती है तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प ट्रेंड है जिसका जिक्र अभी फिरोज़ ने किया है। अब एक ऐसे स्कीम की बात करते हैं जो ऐसे फंड्स में, शेयरों में निवेश करते हैं, ऐसी कंपनियों में निवेश करती है जहां पर डिविडेंड देती हैं। तो ऐसे फंड जो डिविडेंड यील्ड फंड है उनका क्या फ़ायदा होता है और टाइमिंग क्या हो ऐसे किसी फंड में निवेश करने का? डिविडेंड यील्ड फंड की बात करें तो फिरोज। स्वाति जी, हमारी जो कैपिटल मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया में जो नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो दुनिया में सबसे अधिक इंडिया में ही है। तो बहुत डाइवर्स किस्म के स्टॉक्स होते हैं। PSU कंपनीज ज्यादातर ज्यादा डिविडेंड्स देती हैं, उसमें से गवर्नमेंट को काफी डिविडेंड जाता है क्योंकि मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट होता है। तो वो जो PSU